हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। लास्ट जो लेक्चर है उनके अंदर हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं, वो है लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है कि कोई पैथोजन या कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी अपनी तरफ से 3 या 2 लाइन ऑफ डिफेंस का सिस्टम बनाती है। ये लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इनको हम पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कशन करेंगे लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो अगेंस्ट द पैथोजन या अगेंस्ट द इन्फेक्शन होता है। ऑफिशियली तो लाइन ऑफ डिफेंस हम 3 तरह का डिफेंस मानते हैं और कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर 2 लाइन ऑफ डिफेंस में ही पूरा का पूरा इम्यून रिस्पॉन्स कंप्लीट कर दिया जाता है। तो हम लाइन ऑफ डिफेंस को एक इमेज के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू समझेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। तो इस चार्ट में आपको इनेट इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिख रही है। इनेट इम्यूनिटी हम सब लोग जानते हैं कि नॉन स्पेसिफिक होती है क्योंकि वो किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सभी पैथोजन को एक ही तरीके से ट्रीट करती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम देखेंगे कि ये स्पेसिफिक होती है। इनेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है तो बड़ी ही जल्दी इसका रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, जबकि अडप्टिव इम्यूनिटी का जो टाइम लाइन होती है वो काफ़ी लंबी चलती है क्योंकि ये लाइफ टाइम के साथ एक्वायर की जाती है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अब क्या है कि पहले हम देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होती है अगेंस्ट द पैथोजन। बिकॉज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिक्रीशन ऑफ स्किन जैसे कि ऑयल था, सीबम था, स्वेट था, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ स्किन, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी जो है वो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एक ही टारगेट होता है कि एनी हाउ पैथोजन की एंट्री को बॉडी के अंदर आने से रोकना। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है जिसके अंदर इम्यून सेल्स पार्टिसिपेट करती है, वो भी कौन सी, ल्यूकोसाइट लाइक मैक्रोफाज होगी या अदर फैगोसाइटिक सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जिसमें रेडनेस, फीवर, टेम्परेचर वगैरह लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इनका मेन मोटो होता है कि जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ उसके दौरान भी हमने देखा कि वैसोडाइलेशन होने से जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं ये बाहर आती हैं ब्लड वेसल से डायपेडेसिस करके, और इंजरी वाले पोर्शन पे जो पैथोजन की एंट्री हो रही है उनको इनगल्फ कर जाती है। तो मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक सीधा सा टारगेट है कि अगर कोई पैथोजन अंदर आ गया है तो उसको खत्म कर दो, उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसको कंप्लीटली या तो इनगल्फ कर दो या फिर उस पूरे के पूरे पैथोजन को ही डिस्ट्रॉय कर दो। उसके अंदर पोर फॉर्मेशन भी हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो रिएक्शन था उसके अंदर। तो ओवरऑल इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी की फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमारा इस क्लास का आज का टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हमारी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रिपेयर करता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली जो है लिम्फोसाइट सेल्स पार्टिसिपेट करती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। इसके अलावा एंटीजन स्पेसिफिसिटी हमें देखने को मिलती है क्योंकि जो एक्वायर्ड या अडप्टिव इम्यूनिटी है वो होती है स्पेसिफिक, हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है। यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट फाइट होती है पैथोजन के साथ उसकी मेमोरी भी बनती है ताकि नेक्स्ट टाइम जो पैथोजन एंटर करे तो बॉडी उसको बड़ी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सके। तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बेसिकली बी सेल एंड जो टी सेल मिलके ये बनाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन के लिए 3 लाइन ऑफ डिफेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी हमारे कुछ बुक्स के अंदर या कुछ जगह सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कंप्लीट इम्यूनिटी को शो किया गया है। अगर ऐसा होता है तो आप फर्स्ट लाइन में किस किस को रखेंगे, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, hair within a nose, cilia in upper respiratory tract, urine, pre-respiration saliva। इसके अलावा
स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, सीबम, ये सारा का सारा हमारा किस में रहता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अलावा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर हम वाइट ब्लड सेल्स को इंक्लूड करेंगे जो कि पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है, और प्लस कभी कभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ही बी सेल और टी सेल, क्योंकि यहाँ पे वाइट ब्लड आ गए तो यहाँ पे कंप्लीट जितने भी है लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स सारी की सारी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ऑफिशियली तो हमें 3 लाइन डिफेंस को ही फॉलो करना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन हम इननेट के लिए बोलते हैं और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अडेप्टिव के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ डिफेंस में एक्सप्लेन करना है, तो सीधी सी बात है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लिए इननेट रहेगा और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लिए जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अडेप्टिव रहता है, एक्वायर्ड रहता है। ये बहुत ही रेयर केस में होगा, अगर ऑप्शन में दिया है तो ही आपको फॉलो करना है, अदरवाइज जो अडेप्टिव जो होता है यानी कि एक्वायर्ड होता है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ही क्रिएट करती है। चलिए अब देखते हैं हम अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप की होती है और इसकी क्या खास बात है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो बच्चों अब आप देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक है, पहली चीज तो पैथोजन स्पेसिफिक है। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा भी था, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये हमें जो इम्यूनिटी है ये कब डेवलप होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी developed by body after birth, बर्थ के बाद ये इम्यूनिटी होती है। और जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑफिशियली तो ये क्या बनाती है, इंक्लूड्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन है सॉरी लाइफ नहीं है, लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस इम्यूनिटी के दौरान या फिर क्या फीचर है इस इम्यूनिटी के, क्योंकि इस इम्यूनिटी के दौरान हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि इस इम्यूनिटी के दौरान पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है ना बच्चों, तो पहली चीज़ तो उसको इन्नेट इम्यूनिटी पूरी कोशिश करती है कि वो अंदर ना आए, अंदर आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर उसको इनगल्फ कर लिया जाए, मतलब उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग की जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे दुश्मन या ऐसे पैथोजन आ जाते हैं या कुछ ऐसे एंटीजन्स आ जाते हैं जिनको इनेट इम्यूनिटी नहीं रोक पाती है, तो फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी ऐसे पैथोजन को समझने में, उसको एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, क्योंकि उसको पहचानने में, उस पैथोजन की एक्टिविटी को एनालाइज करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जब वो उसको समझ लेता है, तो वो इनेट इम्यूनिटी की सबसे खास बात है कि वो उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी बना लेता है, ठीक है। और उस मेमोरी की हेल्प से जब सेकेंड टाइम वो पैथोजन एंटर करता है, तो उस मेमोरी की हेल्प से वो बड़ा ही फास्ट उसको रिस्पॉन्ड करता है और बड़ा ही जल्दी उसका इनकाउंटर कर देता है। तो देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है।
फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फीचर हमें देखने को मिलता है वो होता है स्पेसिफिसिटी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जबकि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि एक यूनिक मेथड होता है हर एक वायरस और हर एक बैक्टीरिया के साथ ट्रीट करने का एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। तो ये क्या है, स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए, ठीक है। वायरस के लिए अलग तरीके से ट्रीट करेगी, बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से ट्रीट करती है, मतलब हर एक माइक्रोब्स के लिए अपना अलग तरीके से ये अपनी स्पेसिफिसिटी शो करती है। सेकंड जो इसका फीचर रहता है वो है डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी इसका सेकंड फीचर है, और डाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वास्ट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी कि ये वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, इनमें तो डिफरेंस कर ही रही है, इनके लिए तो स्पेसिफिक है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया की कितनी वैरायटी है, कितने टाइप के बैक्टीरिया है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकती है, वायरस कितने टाइप के हैं और कौन कौन सा वायरस किस किस तरीके से मतलब अटैक करेगा, ये सारी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से ये पहचान सकती है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, रिकॉग्नाइज the vast variety of microorganism, ठीक है। थर्ड पे आते हैं अब हम। थर्ड को अगर हम देखें तो थर्ड में हमें जो थर्ड फीचर हमें जो देखने को मिलता है वो कौन सा है, वो होता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बिटवीन द सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के अंदर। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देखते हो, डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस भी बोल सकते हो बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी कि अपनी और पराई कोशिकाओं में, यानी कि सेल्स के अंदर बड़ा ही इजीली ये डिफरेंस कर सकता है। इट कैन रिकॉग्नाइज, सेल्फ का मतलब है अपनी ही बॉडी की सेल्स या टिश्यू, और नॉन सेल्फ का मतलब है फॉरेजन टिश्यू, और अपनी और जो फॉरेजन टिश्यूज है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से ये क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे डिफरेंस के अंदर, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनालाइज करोगे कि बेसिकली ये क्या कर सकती है, इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ का मतलब यहाँ पे किससे है, अपनी ही बॉडी एंड टिश्यूज से है, और नॉन सेल्फ का मतलब है यहाँ पे फॉरेजन टिश्यू। पैथोजन की बात चल रही है, तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ उन दोनों में बड़ा ही आसानी से क्या कर सकती है, डिफरेंस कर सकती है, अलग अलग तरीके से उनको पहचान सकती है, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है इसका, वो है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी में क्या होता है बच्चों कि
मैंने अभी आपको उससे पहले बताया भी था कि जब फर्स्ट टाइम अटैक होता है तो वो उस फर्स्ट काउंटर अटैक की मेमोरी बना लेती है, और ताकि वो सेकंड टाइम जब पैथोजन एंटर करे तो वो बड़ा ही फास्ट उसको रिस्पोंड कर सके। इस वजह से यहाँ पे मेमोरी का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि मेमोरी का मतलब है यहाँ पे कि ड्यूरिंग फर्स्ट काउंटर अटैक तो मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, अभी हम डिस्कशन करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, इस क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा देन प्राइमरी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पैथोजन एंटर करेगा ना तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसके लिए स्पेसिफिसिटी क्रिएट करने में, उसको एनालाइज करने में टाइम लगाएगा। लेकिन जब फर्स्ट अटैक हो जाता है तो उसकी मेमोरी बना के रख लेता है, ताकि वही पैथोजन जब सेकेंड टाइम एंटर करेगा तो उसको वो जल्दी से पहचान सके और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। तो इस तरीके से ये चार हमारे पास फीचर्स देखने को मिलती हैं। स्पेसिफिसिटी है, डाइवर्सिटी है, इसके अलावा जो डिफरेंस है बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, और फोर्थ है मेमोरी। अब इसी के साथ ही हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है वो अगर हम डिस्कशन करें, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमें दो तरीके से देखने को मिलता है। एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और मेमोरी बनाने के बाद में जब पैथोजन एंटर करता है तो वो हमारे लिए एज ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स हम यहाँ पे दो तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, और एक कौन सा होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहले देखो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके बाद हमारी बॉडी थोड़ा टाइम लेती है उसको रिकॉग्नाइज और इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स की। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ए पैथोजन एंटर inside the body and body जो है वो टाइम लेती है, takes longer time, किसके लिए, दो चीज़ें करने के लिए, टू पहला तो रिकॉग्नाइज करेगी वो, एंड सेकंड रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स के दौरान क्या होगा, ये तो था प्राइमरी, लेकिन हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वो कैसे होगा, या फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। इस दौरान क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम अटैक होता है ना तो उसकी क्या की जाती है, मेमोरी बना के रख ली जाती है। ठीक है, लेकिन यानी कि प्राइमरी अटैक के दौरान क्या बन जाएगी, मेमोरी का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी के दौरान हम क्या बना देंगे, मेमोरी
of this encounter remain in immune system। ठीक है, तो प्राइमरी के दौरान हमने क्या बना के छोड़ दी, मेमोरी बना के छोड़ दी, ठीक है, उस एनकाउंटर की। तो सेकेंडरी इम्यूनिटी में क्या होगा कि व्हेन सिमिलर पैथोजन एंटर करेगा सेकेंड टाइम इनसाइड द बॉडी, तो जो बॉडी होगी, बॉडी इम्यून सिस्टम रैपिडली रिकॉग्नाइज करेगा द पैथोजन एंड रिस्पॉन्ड करेगा बड़ा ही जल्दी, क्विकली रिस्पॉन्ड होगा। क्विकली टू इट, और इस तरीके के रिस्पॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये होता है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। और सिंप्लीफाइड ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ऑफ इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी रहता है कि जब फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा ही क्या होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, हमेशा याद रखना। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा कंपैरेटिव टू प्राइमरी, क्विक होगा, क्योंकि मेमोरी की वजह से वो यहाँ पे बड़ा ही जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा हमेशा ही क्या होगा, क्विकली होगा। किसकी वजह से, मेमोरी की वजह से। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली दो सेल्स होती हैं, उनकी हेल्प से ही ये रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट्स। तो ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स अपना रिस्पॉन्स करेगी एज ए ह्यूमरल रिस्पॉन्स शो करती है, या एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएट या एंटीबॉडी मीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स होती है वो सेल मीडिएट रिस्पॉन्स करती है। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का एक ग्राफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो किस तरीके से प्लॉट करना है। तो यहाँ एक ग्राफ आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि पैथोजन इंटरेक्ट कर रहा है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल एक्सपोज करता है एंटीजन बॉडी के अंदर, तो एक्सप्लोर होता है, तो उस ड्यूरेशन में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी डाउन है, काफ़ी स्लो है। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप देख रहे हो तो वही रिस्पॉन्स बहुत ही हाई होता है, यानी कि सेकेंड टाइम जब एंट्री होती है तो आप देखोगे कि रिस्पॉन्स काफ़ी लार्जर होता है, बड़ा ही जल्दी होता है, फास्टर भी होता है। तो इस तरीके का जो ये ग्राफ है प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, वो पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो मोर रैपिड होता है। ठीक है, और काफ़ी इंटेंसिटी से भरपूर होता है, यानी कि इंटेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ग्राफ की। इनका जो टाइमिंग के साथ ग्राफ है वो किस तरीके से शो करना होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को। इसके साथ साथ हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स आर
carried out with the help of two special types of lymphocytes. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो किसकी हेल्प से होता है, तो दो तरह की स्पेशल लिम्फोसाइट्स होती है उनकी वजह से होता है। और ये दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट कहाँ होती है, हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होती है। और कौन कौन सी होती है, तो वो मैं बता दूँ, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन दोनों को बी और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं उन्हीं के थ्रू ही प्रोसीड किया जाता है। तो बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी सेल्स जिनको हम बोल सकते हो, ठीक है, तो इसके थ्रू जो रिस्पॉन्स आता है वो अपनी एक आर्मी प्रिपेयर करती है, बी सेल जो होती है प्रोडक्शन करती है अपनी आर्मी का, जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए रहता है। और ये जो आर्मी प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली एंटीबॉडीज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल जो होती है वो प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। ठीक है, कहाँ पे, इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। ठीक है, और ये जो आर्मी प्रोटीन होते हैं, यानी कि दीज प्रोटीन क्या होते हैं, आर्मी प्रोटीन जो हैं ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनको आर कोल्ड एंटीबॉडी। तो बेसिकली अगर बी सेल के थ्रू एक्वायर्ड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स किया जा रहा है तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम किस नाम से जानेंगे, ऐसे रिस्पॉन्स को हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं या फिर हम इसको एंटीबॉडी मीडिएट रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स आएगा बी सेल का एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दौरान, उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, या फिर इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको आप ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हो, जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, यानी कि IAMIS। ठीक है, और दूसरा, अगर टी सेल्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दौरान, तो क्या होगा, टी सेल्स जो है वो अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है और डिफ्रेंशिएटेड होके सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स को शो करती है। तो टी सेल्स के थ्रू यहाँ पे जो रिस्पॉन्स शो किया जाता है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, इनकी CMIS। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम AMIS और CMIS को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हम ये तो थे रिस्पॉन्स, क्योंकि अब हम देखेंगे टाइप के बारे में, ये क्या होते हैं, IAMS में क्या होगा और CMIS में क्या होगा, यानी कि ये दो रिस्पॉन्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो देखेंगे कि टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि जो टी सेल्स होती है ना, बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बच्चों कि टी सेल जो होती है वो खुद एंटीबॉडी तो नहीं प्रोड्यूस करती। ठीक है, यानी कि टी सेल जो होती है देमसेल्फ
do not secrete antibodies, but ये हेल्प करती है बी सेल को टू प्रोड्यूस दैम। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खुद तो नहीं करती लेकिन हेल्प जरूर करेगी। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के हमारे पास इम्यूनिटी रहती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो हमारे पास रहती है एक्टिव और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक कौन सी होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। जबकि सेम एज इट इज जो पैसिव होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। इनको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये होती है। पहले एक फ्लो चार्ट देखते हैं दोनों इम्यूनिटी का। तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिख रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है कब, योर लाइफ टाइम के साथ। ठीक है, अडप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप की होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिव का मतलब है कि हमारे बॉडी को खुद से रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है पैथोजन के अगेंस्ट एक्टिवली। ठीक है, जबकि पैसिव में क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद से रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको बने बनाए एंटीबॉडी बन जाती है। यानी कि होता क्या है, जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है तो ये हमारी बॉडी है और इस बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है तो हमारे बॉडी इनके अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन करता है, एंटी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर एंटीजन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी खुद से ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर एंटीजन से फाइट कर सके। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन यानी कोई पैथोजन आया है, कोई वैक्सीन अंदर गई है तो उस वैक्सीन के अंदर अगर हमने इनएक्टिव या किल्ड पैथोजन इंसर्ट किए हैं वैक्सीन के फॉर्म में तो उनको देख के हमारी बॉडी जो होती है खुद से रिस्पॉन्स करती है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर क्या है कि नॉर्मल जो रोज़ डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और उन एंटीजन को ख़त्म कर दिया जाता है। इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्टेड रहती है। तो वो नेचुरल तरीका है, एंटीबॉडी डेवलप हो रही है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। वहीं आर्टिफिशियल के अंदर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे आर्टिफिशियली क्या किया है कि एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया है आर्टिफिशियल तरीके से। ज़बरदस्ती हमने वैक्सीन इंसर्ट किया बॉडी के अंदर और उस वैक्सीन के अंदर यानी कि ये जो वैक्सीन है इस वैक्सीन के अंदर हम या तो किल करके या इनएक्टिव करके जो पैथोजन्स हैं उनको बॉडी में इंसर्ट किया है और उसके रिस्पॉन्ड में बॉडी ने क्या किया है, फॉर्मेशन किया है
डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ का। तो ये आर्टिफिशियली मेथड से, लेकिन एंटीबॉडी तो अभी भी हमारी बॉडी खुद से बना रही है। एंटीबॉडी को बनाने के लिए हमने वैक्सीनेशन किया, उसको मतलब लालच दिया कि तेरे अंदर बहुत सारे क्या आ चुके हैं, पैथोजेंस आ चुके हैं, तुझे एंटीबॉडी बनानी है। भले ही वो पैथोजन हमने इनएक्टिव करके या किल करके वैक्सीन के फॉर्म में दिया, यानी कि जब भी वैक्सीन इनकी इंजेक्शन हम लगवाते हैं तो उस ड्यूरेशन में हम पर्टिकुलर पैथोजन का ही फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, लेकिन वो पैथोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है तो वो हमारी बॉडी को तो हार्म नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी उनको एज ए एंटीजन कंसिडर करके अपने आप को एक्टिव करता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम अवेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवली हो रहा है, जबकि पैसिव में क्या होता है, डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली इंसर्ट की जा सकती है या नेचुरली इंसर्ट की जाती है। यानी कि ये अगर बॉडी है और इसके अंदर एंटीजन आ गया तो ये एंटीजन के अंदर यहाँ से बाहर से आउटसाइड से बनना बनाया इस एंटीजन के अगेंस्ट हमें क्या मिल गई, एंटीबॉडी मिल गई, और वो एंटीबॉडी हमने इसके अंदर डाल दी और अब ये एंटीबॉडी इससे क्या करेगी, फाइट करेगी। तो ओवरऑल आप देखो इस बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ा, इसके अंदर जैसे एंटीजन गया उस एंटीजन से लड़ने के लिए इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बाहर से आया हुआ था, तो वो पैसिव है। ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि अगर प्लेसेंटा की बात करें और ब्रेस्ट फीड की यानी कि लैक्टेशन के पीरियड की बात करें तो उस ड्यूरेशन के अंदर अगर वोम में बच्चा है तो उस ड्यूरेशन के अंदर मदर से IgG एक तरह की एंटीबॉडी होती है IgG, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में आ जाती है। तो बेबी के अंदर अगर कोई पैथोजन गया तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी IgG पड़ी है और वो उसको मार देगा, लेकिन जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड रिस्पॉन्स करने में उसको टाइम लगता है, तो उस ड्यूरेशन में 6 मंथ तक लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी की जाती है बच्चे के लिए, क्योंकि जो मिल्क मदर से प्रोड्यूस होता है उसके अंदर IgM, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान IgM एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे के अंदर मदर से मिल्क के थ्रू जाती है। अब अगर कोई बच्चे के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो बच्चे की बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिल्क की वजह से उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी पड़ी थी। तो यहाँ पे जो बच्चे की बॉडी है वो पैसिवली रिस्पॉन्ड करेगी, वो कुछ भी अपनी तरफ से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, उस लायक नहीं होती है। आर्टिफिशियली भी ऐसा किया जा सकता है। आर्टिफिशियली हम तरीके से क्या करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो आर्टिफिशियली मेथड में काम होता है। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर हम क्या देखते हैं, इस मेथड के दौरान एंटीबॉडीज जो होती हैं आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, कैसे ये चीज़ मैं अगर आपको क्लियर करूं तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि क्योंकि ये समझ में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने ये एक ह्यूमन है और इसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ने अटैक किया, इसकी बॉडी ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनाई, लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव नहीं है, नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन एंटीजन्स को कलेक्ट करेंगे और किसी अदर एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, अदर एनिमल। ठीक है, तो अब अदर एनिमल के अंदर जब हमने ट्रांसफ़र किया तो इन एंटीजन के अगेंस्ट ये अदर एनिमल क्या बना देगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा भी। ठीक है, और अब ये एंटीबॉडी उसकी कहाँ पड़ी है, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा से इस एंटीबॉडी को क्या कर लिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा एंटीबॉडी, और किस में मिलेगी, सीरम में।
ठीक है। और इस सीरम को अब इस बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर अब एंटीबॉडी की प्रेजेंस होगी, लेकिन अब ये जो एंटीबॉडी है ये इस बॉडी ने खुद से नहीं बनाई, ये किसी दूसरे एनिमल से इसकी बॉडी में इसको इंसर्ट किया जा गया है ताकि वो इस पैथोजन से लड़ाई कर सके, फाइट कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी बॉडीज़ होती है जिनको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, और वो कौन कौन सी है, जैसे कि ATS हुआ, एंटी टिटनस सीरम, इसके अलावा ARS हुआ, एंटी रैबीज सीरम, इसके अलावा एक ADS भी पूछा जाता है, एंटी डिप्थेरी सीरम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सीरम इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं कि इसमें आर्टिफिशियली एंटीबॉडी रखी जाती है। तो बच्चों ये था आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आप समझ गए होंगे कि जब कोई बाहर से एंटीजन बॉडी में आता है और उसके रिस्पॉन्स में अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी को, क्योंकि डिफाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेफिनेशन। तो एक्टिव इम्यूनिटी को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि व्हेन ए होस्ट is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe, वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई उसका प्रोटीन पार्टिकल भी हो सकता है जो कि हम एज अ वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या बन रही है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, देन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी is called active immunity। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है, पहली बात। ठीक है, और टाइम लेगी ये रिस्पॉन्स करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है immunity is slow and takes time to give its full effective response। ठीक है, अब क्या है कि एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान हम माइक्रोब्स को इंजेक्ट भी कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के दौरान। यानी कि हम क्या करते हैं कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिस दौरान हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी ने वैक्सीन को देख के, यानी कि वैक्सीनेशन होने के बाद में जो पैथोजन डेड फॉर्म में गए हैं और उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली given to protect
the body against foreign agents is called पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों टाइप आ चुकी हैं। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि क्या होंगे और एक्टिव के अंदर क्या होते हैं। दोनों ही आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकती है। अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम फटाफट एक डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर देखो, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। ठीक है, और इसके अंदर रिसीव करता है होस्ट पैसिवली। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, जबकि इसके अंदर रिसीव करती है बॉडी पैसिवली बाय द होस्ट। ठीक है, एंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे होस्ट जो बॉडी होती है डज नॉट, या होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट इस इम्यूनिटी के दौरान। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको कैसे इंड्यूस किया जा सकता है, तो इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन करके या इन्फेक्शन होने से, और बाय कॉन्टेक्ट्स विद इम्यूनोजेंस यानी कि वैक्सीन, इम्यूनोजन यानी कि वैक्सीन्स। ठीक है, जबकि यहाँ पे सीधी सी बात है, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होती हैं उन्हीं को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंस, तो आप देखोगे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक्टिव के अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और इफेक्टिव होता है। भले ही स्लो हो इम्यून रिस्पॉन्स, अगर आप देखोगे वो ड्यूरेबल होगा एंड इफेक्टिव होगा। जबकि यहाँ पे पैसिव में क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो शॉर्ट लाइव्ड होगा एंड लेस इफेक्टिव होगा। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। एक्टिव इम्यूनिटी develops only after a lag period। ठीक है, कुछ टाइम बाद में। जबकि पैसिव में क्या होता है, इफेक्टिव होती है क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडी बनी होती है तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेगी, ये इमीडिएटली इफेक्टिव होगी। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान आप क्या देखते हो कि मेमोरी बनती है, जबकि पैसिव में नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखते हो कि
यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान जो होस्ट होता है उसकी बॉडी खुद से एक्टिव रहती है, तो वहाँ पे बॉडी जो है रेजिस्टेंट होती है लॉन्ग पीरियड के लिए एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन जब तक एंटीबॉडी की प्रेजेंस रहेगी तो वो रहेगी, लंबे टाइम तक इससे क्योर नहीं किया जा सकता। तो ये मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। तो इस तरीके से हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी, उसके फीचर्स देखे, उसके टाइप्स देखे, उसका रिस्पॉन्स देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बी सेल किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है और टी सेल किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट द पैथोजन, ये दोनों पॉइंट्स यानी कि एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी परफॉर्म करती है बी और टी सेल की हेल्प से, वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।